हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, जिसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। लास्ट सेशन में हमने फेराडेज लॉ पे बात की थी। आज के सेशन में अभी तक जितना भी पढ़ लिया है उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो जो फेराडे का लॉ आपने देखा था, कितने नियम देखे थे फेराडे के? वैद्युत अपघटन संबंधी नियम है उसके, ठीक है ना? और कितने हैं? 2। किस किस नाम से? प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कह रहा था कि जितना भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वहां पर, उसी के आधार पर वहां पर पदार्थ की मात्रा बनेगी, यानी पदार्थ की मात्रा जो है, इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ मुक्त हो रहा है उसकी मात्रा जो है वो समानुपाती होती है प्रवाहित आवेश या प्रवाहित धारा, ठीक है ना? और द्वितीय नियम क्या कह रहा था कि जब एक समान समय में और एक समान विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है अलग अलग वैद्युत अपघट्यों के विलयन में, तो जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है वो किसके समानुपाती हो जाती है आपके, या किस पर निर्भर करती है? Z पर, जो कि क्या था? रासायनिक आपका तुल्यांक था। ओके, प्रश्न लिखिए एक, आपकी ही बुक का क्वेश्चन है। CuSO4 के विलयन में 1.5 एम्पियर धारा को CuSO4 के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा से दस मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया, 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया, ठीक है? ये स्टेटमेंट दी है, इसी से आपको क्या निकालना है? आंसर कैलकुलेट करना है। अभी आंसर निकालना क्या है आपको? आपको निकालना है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या हो। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या हो, ठीक है? चलिए करिए, हल करिए इसको। क्या क्या दिया गया है? समय t दिया गया है, धारा I एम्पियर जो है आपका 1.5 एम्पियर वो दिया गया है आपको, तो I और T है। Z आपको कैलकुलेट करना है, तो ZIT क्या हो जाएगा? W का मान हो जाएगा। ओके, चलिए, तो T बराबर आपको क्या दिया गया है? 10 मिनट, ठीक है? सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए टाइम को। 600 सेकेंड, ठीक है ना? और क्या दिया गया है आपको? I की वैल्यू दी गई है 1.5 एम्पियर, ठीक है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी, यही होता है, ठीक है? तो यानी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600 इंटू 1.5, 900 कूलम क्या आ गया? आवेश, ठीक है? अभी इक्वेशन क्या होती है, क्या हो रहा होता है वहां पर? Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, Cu बना रहा है, यही हो रहा है। Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है और Cu बना रहा है सॉलिड। इसी का हमको द्रव्यमान निकालना है कि कितना निक्षेपित होगा।
तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल कॉपर को अगर आपको निक्षेपित करना है, ठीक है, 1 मोल कॉपर कॉपर को निक्षेपित करने के लिए आपको 2F आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। 1 मोल जो कि कितना है 63 ग्राम कॉपर को निक्षेपित कराने के लिए 2F, 2 इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है ना, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1F, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 2F आवेश की आवश्यकता होगी और हमारे पास कितना आवेश है, हमारे पास कितना है यहाँ पर 900 कूलम का आवेश है, यानी 2s आवेश द्वारा 63 ग्राम कॉपर आपकी निक्षेपित होती है। तो 900 कूलम आवेश के द्वारा आपका कितना ग्राम कॉपर वहां पर बचे, ठीक है। अतः अतः 900 कूलम द्वारा निक्षेपित Cu का द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा आपका 63 इंटू 900 डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू एफ की वैल्यू 96487, ओके। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ग्राम में आपको द्रव्यमान प्राप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या आप CuSO4 के विलयन को जिंक के बर्तन में रख सकते हैं, स्टोर करके रखना होता है ना, बताओ। बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा पीछे जाएंगे तो 10th क्लास का क्वेश्चन। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ जिंक पॉट? बोलो। आपके पास क्या बोला जा रहा है, आपके पास है जिंक का बना हुआ ये बर्तन, जिंक से बना हुआ है, ठीक है। और इस बर्तन में आपको रखना क्या है, कॉपर सल्फेट रखनी है CuSO4, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी बताओ, क्या रिएक्शन होगी, जिंक में आपने रखा है CuSO4, ठीक है। तो क्या होगा, ये जिंक जो है वो Cu को क्या कर देगी, वहां से विस्थापित कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होती है एज कंपेयर टू कॉपर, ओके। ZnSO4 बना लेगी और Cu को विस्थापित कर देगी। तो सिंपल सी बात है कि आपका, क्योंकि फिर हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं ना कि कॉपर सल्फेट आपका सुरक्षित रहे, लेकिन जिंक में रखने के बाद वो सुरक्षित क्या, कॉपर सल्फेट आपका रह ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि वो तो जिंक का सल्फेट बन जा रहा है। तो यानी कि आप इसको कॉपर सल्फेट को जिंक में नहीं रख सकते, जिंक के बर्तन में नहीं रख सकते, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे, जिंक Cu से कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होती है जब कॉपर सल्फेट के विलयन को
जिंक से बने Zn है ये, ठीक है। Zn से बने किसी बर्तन में रखा जाता है तो जिंक Cu को विस्थापित करके ZnSO4 बना देती है, ठीक है। अतः CuSO4 के विलयन को जिंक के बने बर्तन में नहीं रख सकते हैं, ओके। चल नोट करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ठीक है। क्या होता है वैद्युत रासायनिक सेल? एक सेल है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए नोट करिए। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है। इसे गैल्वेनी या वोल्टेज सेल भी कहा जाता है, ओके। वोल्टिक या वोल्टी अभी कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैनियल सेल के बारे में समझाइए या बताइए, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आता है तो पहले आपको बताना है कि डैनियल सेल में एक्चुअल में हो क्या क्या रहा है, क्या क्या पार्ट है उसके, कुछ भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। आपको देखना है क्वेश्चन में क्या क्या चीजें, यानी कितने मार्क्स में क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो डैनियल सेल के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक वैद्युत रासायनिक सेल ही है आपका, यानी हो क्या रहा होगा, जो रासायनिक ऊर्जा है उसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। उसके अलावा दो इसमें इलेक्ट्रोडों हैं जिनमें अर्ध अभिक्रियाएं चल रही हैं। उन अर्ध अभिक्रियाओं को अगर एक साथ मिला दिया जाता है, जो सेल अभिक्रिया जिसको आप कह रहे हैं, तो उसमें वो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जिससे कि उसका कन्वर्जन फिर विद्युत ऊर्जा में हो रहा है, ठीक है ना। बस यही आपको अपने आंसर में चलिए लिखिए। डैनियल सेल
निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रियाओं में उत्सर्जित रासायनिक निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया लिखिए। एक ही अभिक्रिया दिखाएंगे ना अभी आप, फिर उसकी अर्ध अभिक्रियाएं दिखाएंगे। निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो क्या थी आपकी अभिक्रिया? जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉनों का दान करके Zn2 पॉजिटिव बनाता है। जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में है, Cu जो कि सोल्यूशन से आ रहा है एक्वस में, आपका क्या हो रहा है? जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Zn2 पॉजिटिव बनाता है, जबकि ये Cu2 पॉजिटिव जो यहाँ पर है, ठीक है, वो उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, Cu बनाएगा सॉलिड। ओके, ये आपका है। तो ये अभिक्रिया हो रही है। ये अभिक्रिया आपका हो कहाँ रही होती है? 2 इलेक्ट्रोडों के ऊपर ये अभिक्रिया चल रही है। एक इलेक्ट्रोड पर जिंक इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर कॉपर जो है वो उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। यह अभिक्रिया दो अर्ध अभिक्रियाओं का संयोजन है। ठीक है, चलिए Cu2 पॉजिटिव जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cus बना रहा है, ये क्या है? अब चयन की अर्ध अभिक्रिया, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है आपका? जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Zn2 पॉजिटिव बना रहा है। ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। क्लियर? चलिए, तो और डैनियल सेल के बारे में भी आप उसकी क्रियाविधि समझा लेंगे, जो जो हमने पढ़ा है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डैनियल सेल को पढ़ लिया है। ये आगे का प्रश्न आप इसको पूरा कम करेंगे, जिसमें कि आप पूरा बताएंगे उसके बारे में कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने चैप्टर में क्या करा था? लास्ट सेशन में हमने फैराडेज लॉ पढ़े थे। देन हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए आज के सेशन में। आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स और प्रश्नों पर बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।